is Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is sentence reordering. Sentence reordering को आप जानते हैं जंबल वर्ड्स के तौर पर, जिसमें हमें एक सेंटेंस के फॉर्म में उन दिए गए वर्ड्स को लगाना पड़ता है जो कि सिंटैक्स के बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल डिसऑर्डर में दिए गए होते हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और आप हमारे साथ हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो कि 2008 से लेकर के 17 तक के वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जिनकी फ्रीक्वेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आई हुई है को हमने यहाँ पर चुना है और आपको ये क्वेश्चंस आज हम सॉल्यूशन के साथ समझाने जा रहे हैं। आई होप कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और जो पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस के नीचे जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो नोट करते जाएंगे। जंबल वर्ड्स में कई बार हमें सब्जेक्ट पहचानने में परेशानी होती है, कई बार वर्ब के जैसे दिखने वाले वर्ड्स वर्ब नहीं होते तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका सारा सॉल्यूशन अभी बहुत जल्दी से होने वाला है और आप इन सेंटेंसेस को कई बार कीजिएगा ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें और आगे के प्रैक्टिस सेट्स आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। सभी तरह के क्वेश्चन जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकती है, वर्ब हो सकती है, वॉइस हो सकते हैं, नरेशन हो सकते हैं, सब पर हम बोर्ड प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं और इन सारे लेक्चर्स को देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस सही समय पर मिलते रहें और आपकी बोर्ड की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल बेशक सही तरह से हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले क्वेश्चन में है लॉस, जो कि हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा वर्ब होता है। तो ये बेसिक जानकारी आप वर्ड फॉर्मेशन में जाकर के या नॉमिनलाइजेशन के हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। LOSS जो लॉस होता है ये आपका नाउन होता है और LOSE जो होता है वह वर्ब होता है। तो यहाँ पर ये लॉस है, लॉस हिज रिग्रेटिंग क्राइड द सेलर ग्रीडी। अब जब आप कोई भी सेंटेंस सही ऑर्डर में लगाते हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं हु क्वेश्चन करके, वर्ड करके, विच करके। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक सेलर दिया हुआ है वर्ड, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। तो हमें नाउन मिल गया। कोई भी सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है या नाउन का कोई फ्रेज होता है, तो हमें सेलर मिल गया। सेलर के आगे लिखा है ग्रीडी। ग्रीडी क्या है? ग्रीडी है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव किससे पहले आता है? नाउन से। तो यानी हमें यहाँ पर मिल गया द ग्रीडी सेलर। तो अब हम इसको लिखेंगे, हमारा आंसर है द ग्रीडी सेलर। अब हमारा पूरा नाउन फ्रेज पूरा हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए वर्ब। तो हम लिखेंगे क्राइड। अब क्राइड के बाद जब भी आप करते हुए, होते हुए, जारी रहने के सेंस में कोई भी एक्शन सोच रहे हो तो आप मेन वर्ब के बाद ING लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? रिग्रेटिंग। रिग्रेटिंग क्या होता है? पछताना होता है। अब पछता रहा है किस चीज को? हिज लॉस। यहां से आपने पॉसेसिव केस लिया, लॉस नाउन है और जो हिज है वह हमेशा किससे पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पर पूरी तरह से सही आ गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एवर यू इट अंडरस्टैंड विल। अब विल के दो मतलब हैं। एक तो विल वर्ब होता है जो कि विल जो कि आपके डिजायर को शो करता है और एक विल आपका हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे मॉडल भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आया है एवर और इधर आया है विल। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपको एवर वर्ड दिया गया हो तो ये याद रखिएगा कि वह इंटरोगेटिव में जाएगा। एवर वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उसको असर्टिव में नहीं बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप देखेंगे कि आपके पास कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले आइए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके लगाते हैं सब्जेक्ट,
उसके बाद आप एवर लगाते हैं, विल यू एवर। अब आपको वर्ब चाहिए, वर्ब क्या आ गई आपकी, अंडरस्टैंड। अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और क्वेश्चन मार्क, विल यू एवर अंडरस्टैंड इट। तो इसका की पॉइंट जो है, एवर जब भी आपके पास आ जाए आप इस स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव में लेकर के जाइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। माय टॉट मी फादर स्विमिंग। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं आप, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन या प्रोनाउन, बिकॉज नाउन या प्रोनाउन आपको सब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है, या नाउन फ्रेज बनाकर या नाउन के रूप में। अब हम आप कहेंगे कि सर हम इसे इंटरोगेटिव की तरह भी तो हम इसको राइट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स यू कैन, बट इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के आप किसी भी स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नाउन कहाँ है। तो नाउन मिला हमें फादर। मी प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट पर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का है, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट पर नहीं आ सकता, तो फादर सब्जेक्ट की जगह पर आ सकते हैं। फादर से पहले एक पॉजेसिव केस और दे रखा है, तो माय फादर एक साथ हो सकते हैं। ओके, तो आपने क्या लिखना है, माय फादर, माय फादर आ गया। इसके बाद आपने वर्ब लेनी है, टॉट। अभी हमने ऑब्जेक्ट पर आईएनजी रखा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर आईएनजी, जैसे कि अभी ये वाला आईएनजी हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। कई वर्ब ऐसी होती हैं कि अगर हमने, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो अगर हम लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो बाद में कई बार प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर हम स्विमिंग पहले लगाते हैं तो फिर मी से पहले टू की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे कि अब की बार पहले स्विमिंग की जगह मी लगा लेंगे। तो माय फादर टॉट मी, अब क्या बचा, जितना बचा सारा आप लास्ट में लगा दीजिए और आप लिखेंगे स्विमिंग। इस तरह से आपका ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप देखेंगे कि बड़ा ही अजीब स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस अजीब स्ट्रक्चर में आप क्या लिखेंगे कि क्या देखते हैं आप इसमें कि यहाँ भी हेल्प है, यहाँ भी हेल्प है, दो हेल्प है। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो मैं बता देता हूं कि जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा आपकी वर्ब्स आती हैं तो डेफिनेटली वो सेंटेंस क्लोज के दायरे में आता है, और वो सेंटेंस क्लोज बेस्ड है। कौन सी क्लोज है, ये बहुत सारे लेक्चर्स हमारे पड़े हुए हैं, आप वहां से प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी क्लोज को सर्च करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी क्लॉज है, ठीक है। और इसके अंदर दो अलग अलग डिफरेंट क्लॉजेस कौन सी हैं। अगर आप क्लॉजेस पहचान लेते हैं तो आपको एकेडमिक्स लेवल पर क्लास 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में और यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर आया कि एक हेल्प ये है, एक हेल्प ये है, तो हमें 2 सब्जेक्ट्स चाहिए। तो सबसे पहले गॉड। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हेल्प है, तो यहाँ एक जगह एस आना जरूरी है जो कि बाय मिस्टेक रह गया है। तो हम क्या कहेंगे कि गॉड हेल्प्स। तो अब एक में तो यहाँ पर एस नहीं लगा, एक में यहाँ एस है, तो इस एस का मतलब है कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जिसके बाद ये वर्ब आएगी, और दूसरा क्या है, इससे पहले कोई प्लूरल होगा। तो अब आइए इसको हम एक सही स्ट्रक्चर में डालते हैं। तो हम लिखेंगे गॉड हेल्प्स, ओके। अब गॉड हेल्प करते हैं तो किसकी, दोज की, यानी दोज आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर गॉड हेल्प्स दोज, कई बार जब हमने हमारी रीडिंग जब बहुत वाइड होती है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो हमें कहीं से प्रोवर्ब्स, कहीं से इडियम्स ये याद रह जाते हैं, तो हमें उनको कनेक्ट करना इजी हो जाता है। इसलिए आप बहुत ज्यादा पढ़िए। द मोर यू रीड द मोर यू राइट, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही आपको राइटिंग सेक्शन इजी होगा। और ये जो एक सेंटेंस है, ये राइटिंग सेक्शन की एक यूनिट है। तो गॉड हेल्प दोज
यहां पर लगाएंगे आप रिलेटिव प्रोनाउन। अब दोस्त प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट आएगा हु, हेल्प किसकी, अपनी, themselves। तो यहां पर आपने देखा कि हु जब जो का सेंस देता है, या हम अगर उर्दू में लिखें तो जो का सेंस देता है, तो यहां पर इससे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं, और ये नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है टेक्निकली। तो मुझे बताइएगा कि हमने इस हु को क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको एक टेक्निकल बात याद रखनी है कि जब ग्रेजुअल राइज होता है तो आपका कॉम्परेटिव डिग्री के साथ जब भी आप पहली बार या दूसरी बार कॉम्परेटिव डिग्री लगाते हैं तो दा जरूर लगाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दा लगने से रह गया है, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दा एक से ज्यादा बार मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप इस तरह से सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे, द हायर यू गो। तो आपको ये याद रखना है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री यूज करने के बाद आपने सब्जेक्ट और वर्ब यूज करना है, और इसी तरह से ग्रेजुअल राइज में ये कॉम्पैरेटिव डिग्री फिर दोबारा से आपको लिखना है। यानी आपने एक दा यूज कर लिया, ठीक है, हायर यूज कर लिया, यू यूज कर लिया, गो यूज कर लिया। अब आपके पास क्या बचा, द कूलर, इट इज, ठीक है। तो द कूलर इट इज, तो आपको इज यहां पर यूज करना है, और जो यहां पर लिखने में इज एक्स्ट्रा हो गया था उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअल जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो ये वर्ड्स मिलने हैं। तो आपने एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना है। एग्जाम्पल लर्न करने का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस आप याद कर लीजिए, द हायर यू गो द कूलर इट इज। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस बोला था, द मोर यू रीड द मोर यू राइट। तो द मोर और द मोर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह मोर और मोर ही आएगा। हमारा पर्पस होता है कि अलग अलग कॉम्पैरेटिव डिग्री आई हुई हो। तो आपने याद रखा द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो जब भी दो बार कॉम्पैरेटिव डिग्री आए तो आपने दो अलग अलग डिग्री के साथ अलग अलग क्लोज में अलग अलग पार्ट में लगाना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि द हायर और ये द कूलर किस क्लोज के अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की क्लोज में या कोऑर्डिनेट क्लोज में, आई मीन कंपाउंड सेंटेंस में। लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 6। फादर मी रोट टू लेटर आ। तो क्या करने वाले हैं अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट छाटेंगे। तो ये मी तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, फादर होगा। अब फादर के साथ एक बात है कि ये फादर से पहले लगाएं कि या नहीं। जब हम अपने रियल रिलेशन की बात करते हैं तो हमें फादर मदर से पहले आर्टिकल नहीं लगाना होता। दैट्स व्हाई फादर बिगिनिंग में रहेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमें वर्ब चाहिए, हमने ये लिखा फादर रोट। अब यहाँ पर जो काम बनाने और बिगाड़ने का काम करता है वो है टू। अब ये बात याद रखिएगा, हमारे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लिविंग। तो अगर हमने यहाँ रोट लिखा और हमने पहले मी लिख दिया, फादर रोट मी अ लेटर, तो इसमें टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें टू भी एडजस्ट करना है, तो टू एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू एडजस्ट करने के लिए हम मी को बाद में लगाएंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपने टू एडजस्ट करना हो तो जो आपका लिविंग है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, आपने बाद में लगाना है तो टू आएगा। अगर आप मी को पहले लगाते हैं तो टू की जरूरत नहीं है। क्या कहने का मतलब हुआ, आई मीन टू से इज दैट कि अगर यहाँ पर टू नहीं दिया तो मी पहले लगाइए, और अगर टू दिया है तो टू को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मी को बाद में लगाइए टू लगाने के बाद।
अब हम आते हैं वॉशेस हर शी क्लीन क्लोथ्स। अभी जो क्लीन है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये हमारे को गड़बड़ा सकता है। अभी हमने आपको रूल्स बताए, पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर मेन वर्ब लानी है, फिर ऑब्जेक्ट्स लाने हैं, तो वो तो आप कर लेंगे, आपको आ गया है। अब हमें दो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं बिफोर वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। उसने साफ कपड़े धोए, एक सेंटेंस तो ये है, और दूसरा है उसने कपड़े साफ धोए। क्या हुआ, उसने साफ कपड़े धोए, एक में साफ पहले आया है, और दूसरे सेंटेंस में उसने कपड़े साफ धोए और साफ बाद में आया है। क्या आपको लगता है कि दोनों के जो मीनिंग्स हैं, जो सेंस निकल करके आ रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस है? यस, ऑफ कोर्स डिफरेंस है। अगर साफ कपड़े धोए तो इसका मतलब था घर में जो साफ कपड़े रखे हुए थे उन्हीं को उठाकर धो दिया, यानी गंदों को नहीं धोया, साफ को दोबारा धो दिया। और कपड़े साफ धोए का मतलब क्या है? कपड़े साफ धोए का मतलब है कि मैले कपड़े थे, बिल्कुल उनको साफ कर दिया। तो ऑफ कोर्स अगर कपड़े हम धो रहे हैं तो सफाई क्रिएट करने के लिए धो रहे हैं, तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, शी वॉशेस, आप जान गए हैं शी सब्जेक्ट है, और जो आपका वॉशेस है वो वर्ब है, हर क्लोथ। तो जब हमने कपड़े साफ धोने हैं तो क्लीन आप बाद में लगाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की जगह क्लीन जाएगा। अगर आप क्लीन पहले लगाएंगे तो कपड़े ऑलरेडी साफ थे, और क्लीन बाद में लगाया तो कपड़े धुलने के बाद साफ हुए। ओके, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल आपको कई बार करके देखना है। मी टीचर माई क्लास मॉनिटर अपॉइंटेड, ठीक है, द क्लास द ऑफ मिस्टर मिश्रा। अब ये बहुत सारा आ गया। अब आप कहेंगे कि आपने सर बताया कि पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट में जो टीचर हैं वो आ रहे हैं, मॉनिटर भी आ रहे हैं, मिस्टर मिश्रा भी आ रहे हैं, तो अब क्या पहले लगाएं? तो उसको एक पहले रफ बना लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट डबल आता है, और जब हमारा सब्जेक्ट डबल आता है तो हम क्या करते हैं, इस डबल सब्जेक्ट को हम टेक्निकली बोलते हैं अपोजिशन, ठीक है, केस इन अपोजिशन, यानी अपोजिशन में एक नाउन और आता है। अपोजिशन मतलब APPOSITION, ना कि OPPO, वो ओपो होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे अपोजिशन का मतलब है सुटेबल। तो आप एक नाउन को जब और ज्यादा आगे एक्सप्लेन करते हैं तो आप केस इन अपोजिशन बोलते हैं इस टेक्निक को, और दोनों साथ रखे जाते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि भाई मेरे टीचर, कई बार जब हम किसी रूल को जानते हैं तो हमें उस तरह से किसी भी सेंटेंस को ऑर्डर में लाना इजी होता है, और नहीं जानते तो मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका एक एक्सपीरियंस होगा कि आप इसे याद रखें। माय टीचर मिस्टर मिश्रा, ठीक है, मिस्टर मिश्रा कहाँ है? ये रहे, ये आ गया आपका 2 नंबर पर, नहीं बल्कि 3 पर, क्योंकि माई पहले पर आ गया, टीचर 2 पर आ गया। माई टीचर मिस्टर मिश्रा। अब किसको, अभी क्या करेंगे भाई, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, तो माई टीचर और मिस्टर मिश्रा दोनों एक ही पर्सनैलिटी हैं, तो यहां पर इसको कहते हैं केस इन अपोजिशन। अब इसके बाद आप वर्ब लगाएंगे, अपॉइंटेड, वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट किसको? मुझको। अब मुझको क्या बनाया? अपॉइंटेड मी मॉनिटर ऑफ द क्लास। मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब स्टूडेंट्स कहां पर आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं? आप क्या करते हैं, इस आर्टिकल को यहां पर यूज करते हैं, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। फिर आप कहेंगे कि सर एक आर्टिकल कम पड़ गया है यहाँ पर, यहाँ तो एक ही बार दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट में जब कोई वर्ड आता है नाउन के तौर पर, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो इसलिए मॉनिटर तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि अपॉइंटेड के बाद यहाँ पर आपने दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑफ द क्लास। द इसलिए पहला आया क्लास से पहले, क्योंकि क्लास जो है पर्टिकुलर कोई सेक्शन होगा जहां पर वो मॉनिटर अपॉइंट किया जाना होगा। तो ये आपने याद रखना है।
ये कंफ्यूजन आता है कि द यहाँ क्यों नहीं है, तो ये उसका आंसर है कि जो बिना द वाला है वर्ड वो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट पर, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो सारे आप आगे लगाएंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई कैप्ट एम। अगर हम आई के साथ देखें तो कैप्ट बिल्कुल सही लगता है, लेकिन सही तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें देखना है कि ये सही सेंस दे रहा है या नहीं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यू के साथ एम नहीं आएगा, तो फिर ये आई के साथ एम कैसे आएगा। तो अब सॉरी भी है, सो सॉरी, तो इसको पहले कर लेते हैं आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी, पहले इसको इस तरह से बनाते हैं, सो को अभी नहीं रखते हैं, आई एम सॉरी। ठीक है, जब इस तरह का हो तो यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगा सकते हैं, और ना भी लगाए तो भी चलेगा, कॉमा लगाए तो भी चलेगा। आई एम सॉरी, आई केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। अब जब हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन चलता रहेगा कि सर सो यहाँ भी तो सही था, यहाँ आपने क्यों लगा दिया आई एम सो सॉरी, ऐसा सुना होगा आपने। देखिए सो आप बिगिनिंग में जब लगाते हैं जब आपने इस पार्ट को आगे और ज्यादा एक्सटेंड करना हो, जैसे कि आपने आई एम सो सॉरी कही और बात ये वाली यहीं ड्रॉप कर दी। ये सो बिगिनिंग में जब आप लगाते, जब आप कहते आई एम सो सॉरी दैट आई कैन लीव एनीथिंग फॉर यू, यानी मैं इतना दुखी हूं कि मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ सकता हूं, यानी आई एम सो सॉरी का नेक्स्ट पार्ट आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन यहां नहीं किया आपने। सेमीकोलन का मतलब है कि यह बात यहीं रुक गई और तुरंत ही दूसरी शुरू हुई, तो इसलिए ये सो लॉन्ग, सो माने टू मच टाइम, वेरी लॉन्ग के सेंस में जा रहे हैं, इसलिए आपको सो यहाँ नहीं लगाना है। तो आपका सेंटेंस होगा, आप अगर चाहें तो इस तरह से भी इसको कॉमा लगा कर छोड़ सकते हैं, आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। सो लॉन्ग मीन्स बहुत ज्यादा देर तक। इसके बाद हमारा नया सेंटेंस है, माय नकुल स्विमिंग लाइक फ्रेंड रिवर द। अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जरा सोचें कि क्या हो सकता है और किसको आप पहले लाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, माय नकुल स्विमिंग लाइक फ्रेंड रिवर द इन। इतना ये डिसअरेंज्ड है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करने वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमने केस इन अपोजिशन की बात की थी। केस इन अपोजिशन किया यानी एक नाउन लिखने के बाद दोबारा से उसी नाउन को रिडिफाइन करना केस इन अपोजिशन है। तो यहाँ पर मेरा नकुल ये थोड़ा हो सकता है कि कोई प्यार में कह दे, लेकिन फ्रेंड भी तो है हमारे पास, तो आप क्या कहेंगे, माई फ्रेंड, यहां कॉमा लगेगा, नकुल। अभी यही आपने माई टीचर मिस्टर शर्मा की तरह से यहां पर आपने इसको यूज किया माई फ्रेंड नकुल। अब हमें वर्ब चाहिए, तो माई फ्रेंड नकुल है, तो यहां पर जो है चूंकि प्रेजेंट में है तो यहां एस रह गया है लिखने से, तो आ जाएगा लाइक्स। अब क्या लाइक्स, स्विमिंग। अब यहां पर जो की पॉइंट है समझने का वो यह है, स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई आईएनजी तो दिया है, वर्ब तो दे रखी है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। तो कई बार क्या होता है कि जो आईएनजी के अंदर दिया गया वर्ब है वो एक्चुअली वर्ब होता ही नहीं है, वो नॉन फाइनाइट होता है, जो कि नाउन का काम कर रहा होता है, जिसे आप टेक्निकली जेरेंड कहते हैं। तो ये इसका, अब ये नाउन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आईएनजी वाले फॉर्म को हम जेरेंड कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हर जगह आ सकता है, एज ए नाउन हम इसे यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, माई फ्रेंड नकुल लाइक स्विमिंग। अभी आपका सीधा सा यहां पर एडवर्ब बन जाएगा, इन द रिवर। एडवर्ब मतलब कि वेयर का आंसर दे रहा है, तीनों वर्ड्स मिलाकर के एक फ्रेज बन करके इन द रिवर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं ये सब बोर्ड के अंदर ऑलरेडी 2008 से आप 17 तक अगर देखें तो आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनके आप प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रीपोजिशन और सेंटेंस कंप्लीशन, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई मीन, और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सारी
इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स में हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर आई रिक्वेस्ट एंड हम्बल सजेशन मैं दूंगा कि आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक इसको ज़रूर पहुंचाइए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। जल्दी ही मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।